गुड आफ्टरनून। 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास में पार्ट 1 फ्रांस की क्रांति के फ्रांसीसी क्रांति के आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने क्रांति की शुरुआत पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था पहले तीसरे स्टेट के बारे में। अब ये जो पिक्चर है ये बता रहा है हमको, ये जो पेंटिंग है ये टेनिस कोर्ट में शपथ की पेंटिंग यहाँ पर दी गई है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक की स्थिति इसको क्या कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि पाव रोटी क्या है, ज़्यादा महंगे दामों में बेची जा रही है, तो इसका फ़ायदा जो बेकरी वाले मालिक थे, जो बेकरियों के मालिक थे, उनको इस स्थिति का फ़ायदा उठाने में और जमाखोरी में वो क्या हो गए, जुट गए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। अब बेकरी में पाव रोटी की मांग इतनी बढ़ गई और आसमान छू रही थी, तो कई घंटों तक औरतों को क्या करना पड़ता था, उस दुकान के सामने, उस बेकरी के सामने लाइन लगाकर खड़े होना पड़ता था और इंतज़ार इतना अधिक हो जाता था कि उनको फिर गुस्से में आकर दुकान पर धावा बोल देना पड़ता था। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। देहाती इलाकों में, गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों और लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है और जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े। यहाँ तक कि कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर भी आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुत से ने तो पड़ोसी देशों में जाकर क्या ले ली, शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। इसलिए उसने 4 अगस्त 1790 की रात को असेंबली में करों, कर्तव्यों और बंधनों की सामंती व्यवस्था के उल्लंघन का आदेश ही पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। पादरी कौन होते थे? जो चर्च में पूजा पाठ करवाते थे। ये पहले स्टेट पे आते हैं, प्रथम स्टेट पे आते हैं पादरी वर्ग, जो सबसे ज़्यादा कुलीन वर्ग के थे। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब रिवले की संपत्ति पर सरकार के हाथों में क्या हो गई, आ गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि यह राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कार्यपालिका, जो सम्राट, और फिर नेशनल असेंबली विधायिका, न्यायपालिका न्यायाधीश और वोट। कार्यपालिका में सम्राट आता है और सम्राट निषेध विधायिका नेशनल असेंबली, जिसमें सदस्य कितने होते थे, 745 सदस्य। और निर्वाचक मिलकर कहाँ से मिलते थे, लोगों से 50,000 पुरुष वोटों के हिसाब से। इसी में से मंत्रिमंडल बनाया जाता था। तो ये 3 अंग हो गए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। न्यायपालिका न्यायाधीश होता था और इसके वोट किसमें होते थे, सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त था। 2 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग होते थे। निष्क्रिय नागरिक कितने प्राप्ति नहीं न था इनको, 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मत देने का अधिकार तक नहीं था। 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। और नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे।
जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। और सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार भी नहीं था और 25 वर्ष से कम उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। मतलब जो कर देते थे उन्हीं को ही अधिकार प्राप्त था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं से उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हो गया था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार और सबको बराबरी का अधिकार, नैसर्गिक अहरणीय अधिकार स्थापित किए गए। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, मतलब जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था और राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा भी करे। अब उस घोषणा पत्र में क्या रखा गया था? तो उस घोषणा पत्र में क्या था? पहला क्या रखा गया इसमें कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान रहते हैं। ये सब लिखित में घोषणा पत्र में लिखा गया था। और हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। और ये अधिकार क्या थे? स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रति विरोध का अधिकार, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिले। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य या पाबंदी लगाने पर अधिकार कानून के पास होगा। इसके अलावा कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, विचारों की अभिव्यक्ति है, तो नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। और कानून की नज़र में सभी नागरिक कैसे हैं? समान है। कानून समस्त प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है, न गिरफ्तार कर नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने, छापने की आज़ादी है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी को होगी। इसके अलावा क्या है? सार्वजनिक सेना, प्रशासन के खर्चे चलाने, सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। हाँ, संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो और ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूरी दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे स्त्री और पुरुषों के लिए, नागरिकों के लिए, पुरुषों के अधिकारों के लिए ये घोषणा पत्र तैयार किया गया था। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है।